नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चीन में क्या तख्ता पलट होने जा रहा है? यह सवाल सुनने में बहुत छोटा सा लगेगा, लेकिन जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके जो मुद्दे हैं और उनको जो बैक सपोर्ट मिल रहा है, उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हमने दुनिया के कई देशों का इसी तरीके से तख्ता पलट होते हुए देखा है। बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी बढ़ रही है, सरकार सुन नहीं रही है, रोजगार पैदा नहीं कर रही है, और अब तो जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है उसका इंपैक्ट कई देशों में पड़ रहा है, उसको लेकर भी लोगों के बीच में नाराजगी है। और इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क पर युवा उतरा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये चाइना से सामने आई है। सवाल ये उठता है कि मुद्दे सिर्फ यही हैं या फिर इसके पीछे कोई और देश है, कोई और बैक सपोर्ट है जो इन युवाओं से कह रहा है कि आप सड़कों पर उतरो और बाकी हम संभाल लेंगे। आज इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तमाम ऐसे देश रही हैं, ईरान हो गया, हमने हर जगह पर देखा है सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न यहां पर भी है। मुद्दे भी वही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इसको सिर्फ इतना भर देखूं या इसके पीछे कुछ और भी है? तख्ता पलट तो नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि चाइना के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। चीन अपने यहां किसी भी तरह की घटना को बाहर नहीं आने देता। उसके यहां मीडिया सेंसरशिप है, आप उसका एक फुटेज बाहर नहीं दिखा सकते। इसके बावजूद अगर चीन से इस तरह की तस्वीरें आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जितना दिख रहा है उससे बहुत बड़े स्केल पर यह हो रहा है। अब इसका कारण मैं बता रहा हूं क्या चल रहा है वहां पे। एनर्जी शॉर्टेज है चाइना में। चाइना अपने टोटल एनर्जी का 40% वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज की तरफ से लाता था। 20% जो है वो वेनेजुएला से लाता था और बाकी का वो रूस वगैरह से लेता है। वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मार्केट है नहीं, उसका बहुत स्पेसिफिक है कि वहां से उसका लेना है तेल। इनके सारे सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हैं अभी। गल्फ ऑफ हॉर्मुज में जो भारत के साथ प्रॉब्लम है या जो दूसरे देशों के साथ प्रॉब्लम है वो भी चाइना के साथ भी है। और बड़े परमिशन से चुंगी चुकाकर वो जो टैक्स लगा रहा है उसको चुकाकर एक एक करके धीरे धीरे जहाज वो बाहर निकाल रहे हैं। वेनेजुएला तो खत्म ही हो गया। तो सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस है। दूसरा, चाइना की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। आज से 2-4 साल पहले जो चीन को हम देख रहे थे कि अचानक बहुत बूमिंग अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है वो। और जो 3 सेक्टर हैं जो चीन के ग्रोथ में सबसे ज्यादा सहायक थे, एक था रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, रेलवे बनाते थे, बिजली के पावर ग्रिड बनाते थे, सड़कें बनाते थे। तो वो सारा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा कोलैप्स कर गया कि बहुत सारे घोस्ट टाउन है, घोस्ट मतलब भूत, जहां बिल्डिंगें तो बहुत सारी बन गई हैं पर रहने कोई नहीं जाता। तो एक तो वो है। दूसरा यह है उनका फाइनेंस, जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। जो लोगों ने कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो उनके आज बैंकों की, जब आप चाइना का कोई मीडिया देखिएगा, मैं तो ग्लोबल टाइम्स ही फॉलो करता हूं, तो वो कह रहा है कि बैंक जो है वो सीधे घाटे में जा रहे हैं। और इन सारी चीजों का असर यह पड़ रहा है, आज से 3-4 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका मेन एक्सपोर्ट था। वो बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चर करते थे। और भारत में भी देखिए ना, आज से 4-5 साल पहले चाइनीज कितने सामान थे, आज वो चाइनीज सामान कम है। पहले चाइनीज मोबाइल, चाइनीज लड़ियां, चाइनीज क्या क्या सब कुछ आता था, अभी वो कम हुआ होगा, ऑब्जर्व कीजिएगा तो। और दुनिया के सारे देशों में कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एक्सपोर्ट था वो भी श्रिंक किया है। इन सारे चीजों का दुष्परिणाम यह हुआ कि चाइना में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है। कल मैं चीन का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो किसी पाकिस्तानी ने बनाया था। वो कह रहा था कि आज से 2 साल पहले जब मैं आया था तो इस पूरे मार्केट में बहार था, आज देखिए सन्नाटा है। ये पाकिस्तानी बना रहा है अपने मोबाइल से। वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गया था, वहां शंघाई में। शंघाई का मार्केट सही में आज से 2-4 साल पहले तक जितनी रौनकें हुआ करती थी, या बीजिंग में, आज नहीं है उतनी रौनकें। तो एक तो ये सब कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि शी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति, उनकी तबीयत बहुत खराब है।
और इस बात की चर्चा यह है कि अब शी जिनपिंग बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो उनके बाद कौन बैठेगा, इस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी रिफ्ट शुरू हो गया है। जो पावर स्ट्रगल होता है ना, वो जहां लोकतंत्र होता है वहां खुलेआम दिखता है, ये पक्ष है, ये विपक्ष है, ये राहुल गांधी हो गए, ये मोदी हो गए, या फिर ये ट्रंप हो गया, तो दूसरा ये कमला हैरिस हो गए। पर चाइना में दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है, और बहुत अंदर तक वो पेनिट्रेट कर गया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में। अगर इतनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इतना सेंसरशिप लगाने के बावजूद ये तस्वीरें सामने आई हैं, और मैं तो एक आंकड़ा देख रही हूं कि 2024 के मुकाबले 2025 में 48%, मतलब जो पहले प्रदर्शन हुआ करते थे उनकी जो दर है 48% ज्यादा है। यानी आप सोचिए ना, साल दर साल प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपने विचारों को रखने लगे और वो बाहर आने लगा है। बिल्कुल। और चाइना से इस तरह की कोई खबरें नहीं आती थी, चाइना को एग्जाम्पल दिया जाता है अब तक। बिल्कुल। कोरोना में कितने मरे किसी को नहीं पता, चीन के अंदर चीन ने क्या किया कोरोना रोकने के लिए यह भी किसी को नहीं पता। तो बहुत हार्ड सेंसरशिप के बावजूद भी शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है। इसका मतलब यह है कि चाइना इज अबाउट टू कोलैप्स। अगर उसको तुरंत नहीं रोका गया ना, ऊपर से चीजों को ढकने से अंदर की गंदगी थोड़ी ना समाप्त हो जाती है। चाइना में बेरोजगारी दर आजादी के बाद, जब वो छोड़ के गए थे देश, सबसे हाईएस्ट रेट पे है अभी। चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 25 सालों में सबसे कम है अभी सालों में। जी। चाइना का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो पिछले 2 दशक में सबसे कम है। और एक एक करके चाइना का इन्फ्लुएंस अलग अलग देशों से समाप्त होता जा रहा है। जिन जिन देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस था, जैसे वेनेजुएला समाप्त हो गया, सीरिया समाप्त हो गया, ईरान युद्ध में है। जो देश, जैसे कि अब अपने पड़ोस में आप ले लीजिए, नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस समाप्त हो गया। वो जो केपी शर्मा ओली थे वो तो चीन का एजेंट था, उसको समाप्त कर दिया। श्रीलंका में आप देखिएगा कि आज से 2-4 साल पहले वो हम्बन टोटा पोर्ट वगैरह को लेकर चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। बांग्लादेश में कम से कम शेख हसीना के समय में वो चाइना के साथ बैलेंस बनाकर चलती थी। अब जो आया है वो प्योर अमेरिकन है, चाहे मोहम्मद यूनुस हो या तारिक रहमान हो। ठीक है। तो एक एक करके दुनिया में इन्फ्लुएंस घट रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स है, रियल एस्टेट है बिल्कुल इकोनॉमी धराशायी होने के कंडीशन पे है। बहुत ग्रोथ रेट आज से 2 साल पहले तक उसका 8-10 हुआ करता था, अब 4-5 पे आ गया है। इन सब का असर यह है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, और इन सब का असर यह है कि विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, शी जिनपिंग बीमार है। इन सबको देखकर लग रहा है कि अचानक कोई बड़ी खबर आ जाए कि चाइना में ये हो गया, आज के बाद से दूसरा राष्ट्रपति हो गया। और ये कभी भी हो सकता है 2026 में। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि तख्ता पलट हो रहा है या कराने की कोशिश की जा रही है, या ये जो सड़कों पर उतरे हुए चेहरे हैं इनके पीछे क्या बैक सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर 2026, 27, 28 जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर आएगी तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसकी बुनियाद अभी से रखी जाने लगी है, ये आपको समझना होगा। आकस्मिक कुछ नहीं होगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप चीन से ये जिस तरीके की खबर आई हमने आप तक पहुंचाई, आपके हवाले ये खबर। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया छोड़ते जाइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।